हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा यूनिट 6 हिंदी उपन्यास जो कि यूजीसी नेट और एचपीएससी, अगर आप यूजीसी नेट या एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 हमारी किसकी है, तो ये उपन्यास की है। उसमें उपन्यास हमारा जो सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसका सारांश भी देखेंगे और उसके साथ में उससे जुड़े हुए मुख्य तथ्य को भी देखेंगे। ठीक है, तो सारे कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और तो कहीं से बनते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कंप्लीट ये तैयारी हमारी चलेगी पेपर तक दिसंबर 2024 में, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का। और एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, मतलब निकल चुकी है अभी तो, और बाकी उसके लिए जिन्होंने भी फॉर्म डाल रखा है, तो प्लीज़ उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली हैं। ये क्लासेस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आप सपोर्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ज़रूर कर दें सब्सक्राइब। इतनी कोई मेहनत कर रहा है आपके सामने, तो थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ, मतलब कुछ मांग नहीं रहे जिससे आपका कुछ जाए, लेकिन एक सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस उपन्यास की जो रचना है वो पंडित गौरीदत्त शर्मा ने की थी। इनके लेखक का नाम याद रखना है आपको। जितने भी उपन्यास या गद्य विधाएं जो भी हमारी दे रखी हैं, सबसे पहले उनके लेखक का नाम, उनका प्रकाशन वर्ष, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये ज़रूर याद रखनी है। तो पंडित गौरीदत्त शर्मा ने इसकी रचना की थी 1870 ईस्वी में। यह मेरठ के लियो प्रेस से 35 पृष्ठों का छपा हुआ एक लघुकाय उपन्यास निकला था। ठीक है, मेरठ के लियो प्रेस से निकला था, जिसमें जो कि 35 पृष्ठों का छपा हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसका कथा सार, इसका सारांश हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा एक मतलब इसका कंटेंट हो जाएगा कि आपको थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आसान हो जाता है फिर क्वेश्चन निकालना। तो पंडित गौरीदत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं। सबसे पहले आपको भूमिका याद रखनी है। तो लेखक ने, उपन्यासकार ने भूमिका में लिखा है कि यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को क्या करता है, रेखांकित करता है। ये जो उपन्यास है वो पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज या फिर परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे और एक अनपढ़ के बीच में भेद किया है इस उपन्यास में, और उन्होंने बताया है कि दोनों के बीच में कितना अंतर होता है कहानी के माध्यम से। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वह इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इसकी जो रचना की गई है वो स्त्री शिक्षा के लिए की गई है। वे यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़ करके अति प्रसन्न होंगे और बहुत ही लाभ उठाएंगे, ऐसा भी उनका मानना था। उन्होंने इसकी भूमिका में साफ साफ लिखा था। और ये मेरा भी मानना है कि जो मेरी ये क्लासेस हैं इनको पढ़ करके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप सब खुश होंगे और आपको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन मुझे भी अच्छा लगे, प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। इस उपन्यास में लाला सर्वसुख, ये नाम याद रखने हैं आपको। लाला सर्वसुख इसका मुख्य पात्र है। अग्रवाल के माध्यम से ये क्या की गई है, कथा प्रस्तुत की गई है। बनिया परिवार के माध्यम से कथा प्रस्तुत की गई है। लाला सर्वसुख के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम दौलत राम है। बड़े बेटे का नाम क्या है, दौलत राम है, जिसकी पत्नी है ज्ञानो। जिसकी पत्नी का नाम क्या है, ज्ञानो है। और उसके छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल। ठीक है, छोटे बेटे का नाम क्या है, छोटे लाल है, जिसकी पत्नी का नाम है आनंदी। ये ज्ञानो और आनंदी, इनका नाम ध्यान रख लेना। ज्ञानो जो कि जेठानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, वो एक अनपढ़ स्त्री है। ज्ञानो जो कि जेठानी है वो एक अनपढ़ स्त्री है। वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। देखो, ऐसा नहीं होता है, अगर आप देखेंगे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या बहुत से पुराने टाइम में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं उनके अंदर कोई भी व्यवहार कुशलता नहीं होती। हो सकता है वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा
उनको समझ होती है, व्यवहार कुशल भी होते हैं। लेकिन इस उपन्यास में सही दिखाया गया है वैसे तो, क्योंकि एक पढ़े लिखे होने के बाद और एक अनपढ़ में क्या अंतर है उन्होंने सिर्फ ये स्पष्ट किया है। वैसे हालांकि ऐसा हर केस में नहीं होता, सब कोई ऐसा नहीं होता कि हर पढ़ा लिखा समझदार है या हर अनपढ़ बेकार है, ऐसा मैं तो नहीं मानती। बाकी होता भी नहीं है, रियल में ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन उपन्यासकार ने बिल्कुल सही दिखाया है। उनका सीधा सा माध्यम ये था, वो पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर जोर दे रहे थे वहाँ पर। ठीक है। छोटी बहू आनंदी है जो कि पढ़ी लिखी है, छोटे लाल की पत्नी है ये, और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख यानी कि उसके जो ससुर जी हैं, लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। जबकि ज्ञानों के साथ सास की, कभी ससुर की, कभी देवरानी की, सबकी खटपट लगी रहती है। यानी कि ज्ञानों व्यवहार कुशल नहीं है, सीधी सी बात है, और वो सबके साथ कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यही देवरानी जेठानियों की कहानी इसमें दिखाई गई है। देवरानी जेठानी नामक जो उपन्यास है उसमें अनेक सामाजिक कुरीतियों पर भी, सिर्फ ये देवरानी जेठानी की कहानी नहीं बताई गई, बल्कि अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर भी करारी चोट करता है ये उपन्यास। ठीक है। इस उपन्यास में आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च करना, झाड़ फूंक आदि की भी क्या हुई है, चर्चा हुई है। ये भी ध्यान रख लेना है, ये इसके विषय हैं, ये याद रखने हैं आपको। उपन्यास के अंदर अलगोजे की समस्या भी चित्रित हुई है। देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है उसमें अलगोजे की समस्या भी क्या हुई है, दिखाई गई है। इसको याद रख लेना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार। परिवार में वृद्धि की स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी हल्की सी रोशनी डाली गई है। उपन्यास का जो अंत है वो बंटवारे से होता है, जहाँ बड़ा बेटा दौलत राम के हिस्से में क्या आती है, दुकान आती है, जबकि छोटा बेटा है जो छोटे लाल, उसके हिस्से में क्या आता है, मकान आता है। लेकिन जो दौलत राम होता है ना, वो अपनी तानाशाही से, बड़ा बेटा भी अनपढ़ है, वो अपने पिता के व्यवसाय में ही सहायता करता है, लेकिन छोटा बेटा भी पढ़ा लिखा है और छोटी बहू भी पढ़ी लिखी है। ठीक है। जो छोटा बेटा है उसके छोटे लाल के हिस्से में क्या आता है, मकान आता है। लेकिन जो दौलत राम है वो मतलब अपना बड़ा होने का रौब दिखा करके या तानाशाही से वो आधा हिस्सा मकान में भी ले लेता है। दुकान तो ले ही लेता है उसके हिस्से में जो आई है, बल्कि जो उसका छोटे भाई का जो हिस्सा है उसमें से भी आधा ले लेता है। और मकान से जाते समय बड़ी बहू ज्ञानों, खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। लो बताओ, है ना। इसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि जो बड़ी बहू है ज्ञानों, जो कि अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। पंडित गौरीदत्त शर्मा उपन्यास की भूमिका में एक कविता भी लिखते हैं जो कि इस प्रकार है, इस कविता को भी ध्यान रख लेना। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ें चित्त से, रही भूल मुझसे इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवें वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावें बुरों को भले अपनी प्रीति से। ठीक है, मतलब वो उनका सीधा सा कहने का मतलब यही है कि अगर मुझसे इसमें उपन्यास में कहीं पर कोई भूल भी हो गई है तो दया करके, अपनी कृपा करके और प्लीज़ क्षमा कर देना। और कहते हैं ना, छिपावें बुरों को भले अपनी प्रीति से, यानी कि अपने प्यार से मेरी जो कमियां हैं उनको छुपा लेना, उनका ये कहने का मतलब है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये कविता भी पूछी जा सकती है। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो फर्स्ट उपन्यास किसने माना है देवरानी जेठानी की कहानी को, तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। इनका नाम याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस उपन्यास में पढ़ी लिखी व अनपढ़ स्त्रियों के गुण और दोषों को बताया गया है। यह दिल्ली के एक बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। अब हम इसके थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। स्त्री पुरुष दोनों ही इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, जो कि हम कथा में ऊपर पढ़ चुके हैं। मुख्य पात्र देखते हैं, लाला सर्वसुख जो कि मेरठ के एक बनिया हैं। ठीक है, सर्वसुख अग्रवाल। दौलत राम लाला का बड़ा बेटा है जो कि पिता के व्यवसाय में सहयोग करता था। मुलिया और कन्हैया ये दौलत राम के बेटी और बेटा हैं। मुलिया कौन है, बेटी है, और कन्हैया कौन है, बेटा है। छोटे लाल की अगर बात करें तो लाला का छोटा बेटा है जो कि रेलवे में नौकरी करता है और उसे हर महीने 60 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है, उस टाइम पर
1870 में ये छपा था। आप जानते हो उस टाइम 60 रुपये एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। आज के 60 रुपये 60,000 के बराबर होगी। तो नन्हे और मोहन ये छोटे लाल के दो बेटे थे, ठीक है। छोटे लाल और आनंदी के दो बेटे थे, नन्हे और मोहन, ये ध्यान रख लेना है। छोटी बहू के बेटे थे, कुछ भी लगा लेना, कैसे भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। स्त्री पात्रों की बात करें जो कि सबसे मुख्य है इसमें, ज्ञानो जो कि जेठानी है, दौलत राम की पत्नी थी जो कि अनपढ़ और झगड़ालू है। आनंदी देवरानी है जो कि सुशिक्षित है और विवेकशील है। पार्वती बड़ी बेटी है सर्वसुख की, इसकी शादी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। सुखदेई छोटी बेटी है जिसका नाम क्या है, मतलब नहीं, नाम तो सुखदेई है, छोटी बेटी है, ठीक है। नाम क्या है, सुखदेई है। पार्वती और सुखदेई इसकी दो बेटी हैं। गौण पात्रों को यहाँ पर देख लेते हैं। आज का जो पैटर्न है ना, अब जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें गौण पात्रों को ज़्यादा पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखना, जब मैं रिवीजन आपको करवाऊँगी तब आपको पता चल जाएगा कि गौण पात्रों से क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लग गए हैं। तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या जो अगर नोट्स वगैरह आप बनाओ तो वहाँ पर लिख लेना। अगर आप PDF वगैरह की कहेंगे तो प्लीज़ आपको उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर मैं इसकी PDF वगैरह डाल दिया करूँगी। वहाँ से आप पूरा एक बार दो बार जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। गौण पात्रों की बात करें तो शिव दयाल हैं, बंसीधर कवाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार। तहसीलदार को ध्यान रखना है, ये आनंदी के पिता हैं तहसीलदार, ठीक है, जो कि खुद तो पढ़े लिखे ही हैं और उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और वो उसको हमेशा सही शिक्षा देते हैं। राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, ठीक है, और मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हरसाय कावली, लाला दीनदयाल, कृपी जो कि बाल विधवा है, ये भी ध्यान रखना है, कृपी का नाम ये बाल विधवा है। लाल बुलाकीदास जो कि मदरसे में नौकर होता है, और झल्लामल, ठीक है। झल्लामल किसका पात्र है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र है। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो ये उपन्यास समस्या के साथ में समाधान भी बताता है, ये ध्यान रखना है। इस उपन्यास में समस्या दिखाई गई है तो उसके साथ में समाधान भी बताया गया है। पुनर्विवाह का भी ये समर्थन करता है, यानी कि जो बाल विधवा है इसमें लड़की है कृपी, उसके पुनर्विवाह के माध्यम से ये पुनर्विवाह का समर्थन करता हुआ दिखाया गया है। लोक मुहावरों का उचित प्रयोग इसमें किया गया है। अलगोजे की समस्या भी चित्रित हुई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हम सारांश में ये सारे देख चुके हैं। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, वृद्धि नहीं बल्कि वृद्ध है, वृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी स्थिति क्या हो जाती है, इस पर भी हल्की सी रोशनी डाली गई है। इसमें आभूषण प्रियता, आभूषणों से लगाव, है ना, विवाह में फिजूल खर्च करना, झाड़ फूंक आदि की भी चर्चा हुई है। उपन्यास का जो अंत है वो बंटवारे से होता है, ये ध्यान रख लेना। आनंदी के पिता कहते हैं, महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर 3-4, उनको हम देख लेते हैं। तो आनंदी के जो पिता हैं वो तहसीलदार हैं और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ज्ञानवान लड़कियाँ कभी घबराती नहीं हैं। ज्ञानवान लड़कियाँ कभी घबराती नहीं हैं, ये पूछा जा सकता है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे, यह इसी उपन्यास का कथन है। ये कथन भी याद रख लेना है। ये किस उपन्यास का कथन है, तो ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का कथन है। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। शीतला माँ, आप जानते हैं शीतला माँ की पूजा होती है और जो बड़ी माता छोटी माता के नाम से जो बीमारियाँ होती हैं आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स और तो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, है ना, छोटी माता बड़ी माता, तो उनका टीका नहीं लगवाते थे बच्चों को कि कहीं शीतला माँ नाराज़ ना हो जाएं, है ना। जो बीमारी होती है बड़ी माता छोटी माता, वो शीतला माँ को समर्पित करते हैं लोग, मतलब ऐसा अंधविश्वास उनके अंदर माना जाता था। सुखदेई की माँ, सुखदेई कौन थी, वो सर्वसुख की छोटी बेटी है। यानी कि सुखदेई की माँ क्या कहती है, यानी कि जो सर्वसुख की पत्नी है वो बोलती है कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, घर से आई लक्ष्मी को कोई नहीं फेरता, आगे लौंडा लौंडिया का भाग है। देखो एक जो होता है ना, मतलब मैंने देखा है, मतलब आपने भी देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर कहीं से कोई रिश्ता आ जाए लड़के का या लड़की का, मान लो पहला दूसरा जब रिश्ता आता है ना, तो वो क्या करते हैं, चाहे बच्चे की उम्र कम है, चाहे उसके वो मेल का है या नहीं है, चाहे उनका कोई मैच नहीं है, लेकिन वो मैच की फिक्र नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि घर पे आई लक्ष्मी को कोई नहीं, मतलब ठुकराना नहीं चाहिए,
खीर भरी थाली को मतलब लात नहीं मारना चाहिए, ऐसे उनके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैंने खुद सुन रखे हैं तो जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो ऐसा उनको उनको लगता है कि अगर एक बार रिश्ता आ गया तो ऐसा ना हो कि ये रिश्ता अगर हमने ठुकरा दिया और भगवान हमसे नाराज़ हो जाएं और दोबारा कभी रिश्ता ही ना आए, है ना। तो ऐसा उनका सोचना होता है, ऐसा मानना होता है, इसलिए वो जो भी बस जैसे ज्ञानों का रिश्ता यहाँ पर आया बेचारे दौलत राम के लिए, और उसकी माँ ने बोल दिया कि तुम बस दौलत राम की सगाई रख लो, रुपया पैसा तो हाथ का मिला, आगे लौंडा लौंडिया का भाग है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो खैर सभी पढ़े लिखे हैं और ऐसा मुझे तो नहीं लगता अब करते हैं कहीं पर भी, ऐसा तो नहीं होता अब, है ना। लेकिन पहले बहुत होता था, आज से 10 साल पहले भी की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। पहले बहुत ऐसा करते थे कि नहीं, हमें रिश्ता अगर एक बार आ गया ना, चाहे बेटी का या बेटा को, बस उसे ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। तो इसमें ऐसा सुखदेई की जो माँ है वो बोलती है, छोटे लाल जो उसके छोटे बेटे हैं, है ना, वृद्ध की स्थिति इसमें दिखाई गई है, वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है बताया गया है। तो इसके माध्यम से एक कथन बिल्कुल एकदम सटीक दिखाया गया है यहाँ पर। लाला जी अब तुम जगत की मोह माया छोड़कर आराम से बैठकर भगवान का भजन करो। ऐसा कौन बोलता है? जो कि लाला जी सर्व सुख का छोटा बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, रेलवे में नौकरी करता है, 60 रुपये महीने के कमा रहा है, तो अपने पिता से इस तरह की बात बोलता है। ठीक है। अब इसमें कितनी मतलब उसकी नम्रता छुपी हुई है, या फिर उसका प्यार छिपा हुआ है, या फिर एक अपना समय का जो होता है ना, अपने समय पर बातें करते हैं बच्चे, तो वो चीज़ है, वो एक अलग बात है। इसमें वृद्ध की स्थिति दर्शाई गई है। सर्व सुख क्या कहते हैं? जो कि इसके जो मुख्य पात्र हैं सबसे ज़्यादा, बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने घर में लुगाइयों की लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगा दिया, आते ही घर का 3 तेरह कर दिया। ऐसा कौन बोलते हैं? तो सर्वसुख बोलते हैं, जो कि उनके मतलब ससुर हैं, है ना, जिनकी वो बात कर रहे हैं, देवरानी जेठानी के ससुर जी हैं, वो ऐसा बोलते हैं। तो ये कुछ कथन है यहाँ पर, आपको इनको अच्छे से याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे नहीं लगता देवरानी जेठानी का जो कहानी है इससे आगे कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।